हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है बीकॉम के स्टूडेंट के लिए। खासकर बीकॉम के साथ साथ जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो आपके क्लास 11 से लेकर ऑनवर्ड्स जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितने भी क्लासेस होते हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कन्वेंशंस एंड कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं ये जान लेते हैं कि भाई ये कहाँ अप्लाई होते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाई जाती हैं या जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करेंगे, मेनली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस और कंसेप्ट के ऊपर बात करती है। ठीक, अब इसमें वन बाय वन हम डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से कंसेप्ट हैं, कौन कौन से कंसेप्ट कन्वेंशंस आएंगी। जिसे हम मेनली कंसेप्ट को जो हम बात करते हैं उसे बोलते हैं हम हिंदी में अवधारणा। अवधारणा दैट मीन्स संकल्पना। हम जब हम कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, कंसेप्ट टोटली डिफरेंट होता है कन्वेंशन से। कन्वेंशंस मीन्स होता है प्रथाएं या परिपाटी। परिपाटी, ठीक, दो चीज़ें। ये कन्वेंशंस अलग चीज़ होती है, कंसेप्ट अलग चीज़ होती है। अब इन पे हम डिटेल पे बात करेंगे वन बाय वन। चलते हैं आगे। सबसे पहली बात करेंगे गैप के बारे में, जिसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। गैप गैप एक रूल है। गैप रूल्स और गाइडलाइंस को बताता है। गैप refers to the rules and guidelines adopted for recording, reporting of business transactions and reporting of business transactions। अब जो भी आपने रूल्स और गाइडलाइंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, इस पे एक है रिकॉर्डिंग आर एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन बीटी। बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय और जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, और जो रूल्स फ्रेमवर्क करेंगे, उन सारी चीज़ों का जो एक प्रोसीजर है वो किस प्रिंसिपल के बेस पे है? गैप के प्रिंसिपल पे, जिसे हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक, अभी जनरली एक्सेप्टेड क्यों कहा गया है? कि सबके द्वारा इसको क्या किया गया है? एक्सेप्ट किया गया है वर्ल्ड वाइड। ठीक, अब और पूरे वर्ल्ड वाइड या जितने भी बिजनेस वर्ल्ड है जहाँ पर भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो पूरी तरह से एक्सेप्टेड हैं बिना इसके स्वीकृति के, जो हम बोलते हैं सामान्य स्वीकृति। सब लोगों ने इस पर हरी झंडी दे रखी है कि सब लोगों का मानना है कि ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग में होने चाहिए। ठीक है, अभी क्या क्या है डिटेल में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये है क्या, इसके ऊपर वन बाई वन बात करेंगे। देखो, ये कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है। ये एक कॉमन सेट है, देखना किसका? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, स्टैंडर्ड्स का और प्रोसीजर्स का। दैट मीन्स होता है P&S, प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड का एक कॉमन क्या है? सेट है। ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंडली, दीज प्रोवाइड फेयर फाइनेंशियल इमेज ऑफ कंपनी को। अब जब हम कह रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल को ध्यान रखना है, प्रोसीजर को, स्टैंडर्ड को अगर मेंटेन करेंगे, तो इससे क्या निकल के आएगा? फेयर। कोई भी चीज़ की फेयर इमेज को हम, या फाइनेंशियल इमेज अगर निकालनी है किसी कंपनी की, उसकी फेयर इमेज हम कहाँ से निकाल सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ गैप। जो भी हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, उसके थ्रू हम क्या है? फेयर फाइनेंशियल इमेज कंपनी की बिल्डअप कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट आता है कि दीज इंफॉर्मेशन अबाउट, अब कुछ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है, बैलेंस शीट के ऊपर भी ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और भी कई चीज़ें हैं। तो मेनली क्या है कि आपको याद रखना है कि जो गैप है वो क्या काम करता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बात करता है, जिसमें हमारे मेनली अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग, जब हम बात करेंगे गैप के बारे में, ध्यान रखना। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एक, बच्चे समझने में देर लगाते हैं। जैसे हम बात करेंगे गैप, उसमें कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस आते हैं। ठीक है, यही प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, या अकाउंटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने, प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए कॉमन सेट होता है। कंसेप्ट और कन्वेंशन को किया जाता है। अब कंसेप्ट दैट मीन्स अवधारणाएं या परिकल्पनाएं, या अवधारणाएं जो हम मान के चलते हैं कि अकाउंटिंग में बिना इनके प्रैक्टिसेस के काम नहीं हो सकता है। दीज आर द बेसिस ऑफ एनी अकाउंटिंग वर्क। सेकेंड है कन्वेंशन की बात जब करेंगे, वो परिपाटी है, जो रीति रिवाज है, जो पहले से चलता आया है, और उसी के आगे जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन देते हैं, या कोई परंपरा है या रीति रिवाज है, वो सब कैटेगरी जो आती है कन्वेंशन के अंदर आती है। ठीक है, अब हम वन बाई वन हम इसमें डिटेल में बात करना चाहेंगे।
क्या क्या है ये जरा देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में, देन उसके बाद आएगा आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट के बाद अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक, क्लासेस ऑफ गैप जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कोई चीज़ यहाँ पर भी आ गई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताई है कोई चीज़ यहाँ पर भी आ गई है, जरा इसको ध्यान से देखना है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ जो हम जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को हम लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जरा ध्यान से देखना है। एक तो है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में बात हो रही है। दो चीज़ों में हम जब गैप को लेते हैं उसमें एक तो है कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या है, दीज आर द सर्टेन बेसिक एजम्पशंस अपॉन विच साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग की साइंस। अब साइंस से मतलब ये नहीं कि हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, दैट मीन्स रूल एंड प्रोसीजर्स। हमने जो कहा प्रिंसिपल्स प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड जो भी होंगे अकाउंटिंग के, वो बेस्ड होते हैं किस पे, अकाउंटिंग कंसेप्ट पे। ध्यान रखना है अकाउंटिंग कंसेप्ट पे जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होते हैं उस पर जो अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, सॉरी प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं और स्टैंडर्ड होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, पूरी तरह से बेस्ड होते हैं एजम्पशंस के बेस में। एजम्पशंस मतलब मान के चलना, अवधारणाएं है ना, कि ये मान के चले हम। सेकंड पॉइंट आता है आपका कन्वेंशन। इसको तो हमने बोल दिया हिंदी में अवधारणा। अवधारणा जो हम एक चीज़ को लेकर एक एजम्पशन मानते हैं, ठीक है, दीज आर एजम्पशंस जो पहले से मान के चलते। देन सेकंड पॉइंट आता है कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में हम जब बात करेंगे वो क्या है, देखो आपको, दीज आर द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीति रिवाज। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस विच आर फॉलोड बाई अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते समय जो भी कस्टम एंड ट्रेडिशन को फॉलो अप किया गया, खासकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय, वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीज स्टेटमेंट्स और दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कॉल अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है, कन्वेंशंस अलग चीज़ है, कंसेप्ट अलग चीज़ है। ठीक, अब इनको हम डिटेल में वन बाय वन बात करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहली बात है, आज हम जो कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे डिटेल में, उसमें कई चीज़ें आने वाली हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके सामने पड़ी हैं। देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट में 8 मेजर कंसेप्ट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई भी आप जैसे कोई BBA करेगा या MBA करेगा, नेट का एग्ज़ाम देगा, या कोई TCS के पेपर देगा, या कोई CA के पेपर देगा, सारी चीज़ों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट कितने हैं, 8 हैं, देख लीजिए एक बार। हम इसके बारे में डिटेल में वन बाई वन बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, फर्स्ट। देन उसके बाद आता है गोइंग कंसेप्ट कैप्टन, देन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, थर्ड फोर्थ है कॉस्ट कंसेप्ट, देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, देन आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, देन रियलाइजेशन कंसेप्ट, देन मैचिंग कंसेप्ट। आपके सामने 8 कंसेप्ट हैं, 8 कंसेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट जो फर्स्ट कंसेप्ट आ रहा है वो है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट का बेसिक एंटिटी कंसेप्ट, जिसे बोलते हैं हिंदी में व्यापार की इकाई अवधारणा। अब इसमें क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ मैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और वो एक फ्री एंटिटी है। एंटिटी मतलब यूनिट है। दैट मीन्स इसमें जितने भी व्यापारी हैं, व्यापारी मतलब बिजनेस पर्सनस हैं या क्रेडिटर्स हैं या मैनेजर्स हैं या कोई भी अलग पर्सन है, उसको अलग माना जाएगा बिजनेस के अलावा। ठीक है, बिजनेस और बिजनेस पर्सन और जितने इन्वेस्टर्स हैं इनको बिजनेस से अलग माना जाएगा, ये नहीं कि वो दोनों एक हैं। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीज़ें देखो आपको समझ में आ जाएगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में जो कहता है कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द बिजनेस इज ट्रीटेड एज यूनिट। ये एक अलग यूनिट है और ये एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस ओनर से ये अलग है, ये एक अलग चीज़ है। जैसे एक यहाँ पर एक पर्सन चल रहा है, ये बिजनेस चल रहा है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन है और ये बिजनेस है, तो हम इनको अलग अलग यूनिट करेंगे, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, ये अपने आप में सेपरेट यूनिट है। बिजनेस अलग है और बिजनेस ओनर अलग है, ये याद रखना। ठीक है, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट और एंटाइटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो भी बिजनेस पर्सन है, बिजनेस में जो ओनर होता है उसकी जितनी भी कैपिटल होती है वो एक तरह से क्रेडिटर के तौर पे मानी जाती है। दैट इज़ एक समय तक वो लाइबिलिटी ही रहती है, क्योंकि कैपिटल को हम लाइबिलिटी की साइड पे ही डालते हैं। ऐसा नहीं कि हम एसेट की साइड में डालें, इसीलिए डालते हैं क्योंकि उसमें अगर कोई बिजनेस पर्सन अपना पर्सनल कोई ट्रांजेक्शन करता है तो उसका जितना भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे वो एक पर्टिकुलर अकाउंट पर चले जाता है, जिसे हम बोलते हैं ड्राइंग। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और निकाल के आया है कि भाई
अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रॉपर्टी सोन इन लाइब्रेरी, भाई जो भी इन्वेस्ट वो करेगा वो कहाँ सोन करना पड़ता है हमें, लाइब्रेरीज में। जैसे हमने कहा कि भाई कैपिटल है, कैपिटल कहाँ शो करते हैं, लाइब्रेरीज में। मगर आप कैपिटल से ही अगर पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ लाएगा उसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा किसमें, हमने ड्राइंग में, ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पर भी सेम वही लिखा था, अमाउंट पेड बाय पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी आर सोन एज ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल ऑफ द प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर की जो भी कैपिटल होगी अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज करता है तो उस पैसे को हम ड्राइंग की कैटेगरी में डालेंगे, ना कि बिजनेस एक्सपेंसेस के तौर पे इसको मानेंगे, ठीक है। तो इसलिए बिजनेस और बिजनेस एंटिटी अलग कंसेप्ट है, अलग चीज़ है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, इसमें डिटेल में बात करते हैं। देखो ये जो बिजनेस में हमने मानना पड़ता है कि बिजनेस कंसर्न विल कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, अनंत काल तक हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस अनलिमिटेड और अनिश्चित टाइम तक जो है चलता रहेगा, ठीक है। इसमें कोई भी योजना है या कोई भी प्रोजेक्ट है और कोई भी टेंडर है या कोई भी प्रोजेक्ट है लंबे समय तक अनलिमिटेड वे पे चलता रहेगा। इसका बेनिफिट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता रहेगा। दैट मीन्स चलता रहेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ईयर बाई ईयर चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि एक जगह पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या है, इसको गोइंग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहा जाता है, जिसमें हम बोलते हैं हिंदी में व्यवसाय की चालू स्थिति की अवधारणा, मतलब चलती रहेगी। बिजनेस कंसर्न विद कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट पीरियड, इंडेफिनिट पीरियड मतलब अनिश्चित काल तक, मतलब बिजनेस चलते रहेगा। हम ये मान के चलते हैं बेसिक जो कंसेप्ट है बिजनेस का कि अकाउंट कल ही खत्म नहीं हो जाएगा। हमने अगर मान के चलेंगे बिजनेस कैसे खत्म हो जाएगा, अभी ये 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा, ऐसे तो अकाउंट मेंटेन ही नहीं हो सकते। हम मान के चलते हैं कि अकाउंट अनलिमिटेड या बिजनेस अनलिमिटेड पीरियड तक चलते रहेगा, यही कंसेप्ट भी कहता है। सेकंड पॉइंट इसी में, एंटरप्राइज विल नॉट सीज डूइंग बिजनेस, इट विल नॉट सेल ऑफ इट्स एसेट नॉट लुक फॉर लिक्विडेशन। सही बात है कि भाई बिजनेस पर्सन जो है लंबे समय तक अपना क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट है चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि कल ही अपना क्या है बिजनेस बंद कर दें। उससे क्या होगा, जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं अगर लंबे समय तक चलेगा तो इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। कैसे, देखो इन्वेस्टर्स को अगर ये पता चले कि इन्वेस्टर्स तभी आपका मोटिवेटेड होते हैं जब बिजनेस जो है लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा, ठीक है। अगर बिजनेस लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा, इन्वेस्टर तभी मोटिवेटेड होंगे जब बिजनेस लॉन्ग ड्यूरेशन का। अगर आप इन्वेस्टर्स कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टर तभी पैसा लगाता है कि वो बिजनेस लंबे समय चले। अगर इन्वेस्टर्स अगर ये समझ के चले गया, उनको ये पता चल जाए कि भाई बिजनेस अब डूबने वाला है या बिजनेस ज़्यादा समय नहीं चलेगा, तो इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाते हैं। दैट मीन्स कोई कंसर्न कंसेप्ट भी यही कहता है कि बिजनेस इंटरप्राइज खत्म नहीं हो रहा है, नहीं इसे बेचा जा रहा है, नहीं इसे हम लिक्विडेट कर रहे हैं, दैट मीन्स खत्म कर रहा है, ठीक है। तो गोइंग कंसेप्ट में जो है एक लंबी इसकी जो एक एजम्पन है, ये जो एक कंसेप्ट है ये बताता है कि भाई व्यापारी जो है या बिजनेसमैन है वो दिवालिया नहीं हो रहा, लिक्विडेट नहीं हो रहा है, नहीं उस बिजनेस को हम खत्म करें, वो अनलिमिटेड वे पे चल रहा है। ये मान के चलते हैं कि लंबे समय तक बिजनेस चलता रहेगा और इसमें जितने भी प्रोजेक्ट हैं या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्या होंगे, अनलिमिटेड वे पे चलते रहेगा। इसका फ़ायदा क्या है कि इन्वेस्टर्स को मिलेगा, कंपनी में करने वाले वर्कर्स को मिलेगा, ठीक है, और किसी भी इकोनॉमी को बेटर वे पे ये आगे ले जाएंगे, ठीक। आगे हम बात करेंगे ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बारे में। तो आगे बात करेंगे हम अकाउंटिंग कंसेप्ट के ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बारे में। ये कंसेप्ट जो है बहुत ही सिंपल है और ये डेबिट क्रेडिट के प्रिंसिपल पे बात करता है। अंडर दिस कंसेप्ट फॉर एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट, भाई जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी याद रखना, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगी उसका डबल इफेक्ट होता है, ठीक है। तभी इसको ड्यूअल कहा है, ड्यूअल का मतलब है डबल, डबल इफेक्ट पक्का रहता है, ये ध्यान रखना। दैट मीन्स अगर कोई भी चीज़ डेबिट हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं किसी और वे पे उसको क्रेडिट भी करना है। अंडर दिस कंसेप्ट ऑफ एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट, ब्रीफली द डेबिट एस्पेक्ट कैन बी एक्सप्लेन एज अंडर कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, इसी को हम इक्वेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूअल एस्पेक्ट में किसी भी साइड पे, वो दैट मीन्स लायबिलिटी साइड हो या एसेट साइड हो, दोनों बराबर होती हैं, ठीक। क्योंकि ये हम मान के चलते हैं कि जितना भी ट्रांजेक्शन होगा उसका कोई ना कोई चीज़ का एक डेबिट फॉर्म होगा और दूसरा एक क्रेडिट फॉर्म होगा। दैट मीन्स एक कोई भी, जैसे हम कहें कि एक किसी ने परचेज़ की, किसी के लिए सेल होगी वो, है ना, तो उसका मतलब हो गया कि हम परचेज़ कर रहे हैं, तो कोई चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो प्रोडक्ट का आना हो जाता है, अगले के लिए वो कैश का आना हो जाता है। तो इसका मतलब कि ड्यूअल एस्पेक्ट है, दो जगह पर उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक पार्ट है कंसेप्ट, उसमें ये कहता है कि भाई ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बनाया जाता है, रखा जाता है, हमेशा होता है, क्योंकि हर एक एंट्री का या हर एक ट्रांजेक्शन का डेबिट एस्पेक्ट भी होता है और क्रेडिट एस्पेक्ट भी होता है। क्योंकि जब हम इसका जो मेन इफेक्ट है वो ये रहेगा कि जब भी हम कोई अकाउंट तैयार रखेंगे या तैयार किए जाएंगे, उसका एक्चुअल और प्रॉपर रिकॉर्ड को ट्रैक किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ
ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस आपने देखा होगा, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। जब इनका टोटल हमको पता चल जाता है तो एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम टेक ओवर या चेक कर पाते हैं के माध्यम से, या जिसके हेल्प से हम आगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अब कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में। कॉस्ट कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इसके बारे में ये बात बताते हैं कि भाई फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस एंड आर सिस्टमेटिकली रिड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ डेप्रिसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं लागत। लागत, लागत दैट मीन्स कितना पैसा लगा हुआ है किसी की प्रोडक्शन में, उसे बोलते हैं कॉस्ट, ठीक। अब ये कहता है कि भाई जितनी भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे और जितने में वो एसेट को हम एक्वायर करेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग जो होगी उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे होगी, ना कि मार्केट प्राइस पे। ये ध्यान रखना है। सपोज सपोज एक चीज़ याद रखना, सपोज आपने आपने कोई एक एसेट परचेज की 1 लाख रुपये से, ठीक है। ये परचेज की, जब आप इसका फाइनल अकाउंट बना रहे हो, फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, इसकी मार्केट प्राइस बढ़ के 1,20,000 हो जाए या घट के 90,000 हो जाए, तो आपको जब इसके फाइनल अकाउंट बनाए जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कहता है, जो कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जितने में आपने कोई पर्टिकुलर एसेट परचेज की है, एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ दैट अकाउंट, आपको 1,20,000 दिखाने की जरूरत नहीं है, 1,20,000 नहीं दिखाएंगे, नहीं 90,000, बड़े बड़े या घटे, आपको एक्चुअल कॉस्ट जितने में आपने एक्चुअल एसेट को एक्वायर किया होगा वो दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये लंबे समय तक यही चलेगा, मगर एक समय बाद क्या करना पड़ेगा, इस एसेट को आपने सिस्टमेटिकली रिड्यूस करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को स्क्रैप के तौर पर, ठीक है, और डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, डेप्रिसिएट करनी पड़ेगी। कोई एसेट को हम एक लिमिटेड एरिया या लिमिटेड टाइम पीरियड पे ही क्या करते हैं, यूज करते हैं, एक समय बाद उसको हम स्क्रैप के तौर पे हटा देते हैं, ठीक। दीज एसेट्स विल डिसअपियर फ्रॉम बैलेंस। कब एसेट डिसअपियर होती है? फ्रॉम द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। हमने कहा कि एक एसेट हमने परचेज की 1 लाख की, जरा ध्यान देना, ठीक है। इसकी इकोनॉमिक लाइफ हमने कहा कि 10 ईयर्स है, तो इसका मतलब अगर हम डिवाइड करें तो 10,000 वन फॉर हर एक ईयर का क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हुआ। जैसे 10th ईयर पूरा हो जाएगा तो ये पूरी तरह से क्या होगी, डेप्रिसिएट हो जाएगी। अगर भी कोई अगर रिटर्न डाउन वैल्यू, अब डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं, जहाँ पर आपका SLM मेथड भी होता है, WDV मेथड होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है तो उस केस में तो आपकी स्क्रैप की वैल्यू बचेगी, जिसको क्या किया जाएगा, सोल्ड किया जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा है। तो इसका मतलब फाइनली हम इसमें ये समझे कि भाई जितने भी हम एसेट को परचेज करेंगे, उस एसेट को परचेज करने के बाद उसका जो हम अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट हम क्लोज करेंगे, उसमें उसकी एक्चुअल कॉस्ट जितने में हमने कोई एसेट परचेज की है, एक्वायर की है, उस वैल्यू पे हम अकाउंट में उसको शो करेंगे। सेकेंडली, अगर कोई कीमत बढ़ जाती है, एसेट अगर हमने 1 लाख की खरीदी और 120 हो जाए या 90 हो जाए, तो उस केस में आपको 1,20,000 या 1 लाख या 90,000 रिकॉर्ड नहीं करनी है, ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट यही कह रहा है, जितने में आपने खरीदी वही शो करोगे, तभी एक्चुअल पोजीशन किसी भी पर्टिकुलर एसेट की चल पाएगी। नहीं तो क्या होगा, कॉस्ट कभी बढ़ गई, घट गई, तो उससे क्या होगा, एक्चुअल हमारी पोजीशनिंग नहीं पता कर पाएंगे। अगर दूसरा केस है कि भाई आप एक लंबे समय तक यही फॉलोअप करेंगे, क्योंकि एक ऐसा समय बाद जो होगा एसेट क्या होगी, डेप्रिसिएट होगी। ऐसे दो मेथड है, SLM मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जब आप डेप्रिसिएट हो जाती है, कुछ अगर स्क्रैप बच जाता है, तो उसको साल्वेज वैल्यू के तौर पर मान के हम उसको सोल्ड आउट करते हैं, ठीक है। नई एसेट परचेज करते हैं, ये चलते रहता है रूटीन। आगे बात करेंगे हम अकाउंटिंग कंसेप्ट में मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। काफ़ी अच्छा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल भी है। ये कंसेप्ट कहता है कि हम उन्हीं जितने भी इवेंट हैं या कोई भी फैक्ट्स हैं, ये ध्यान रखना, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, यहाँ पर मनी से मतलब है, जितने भी इवेंट इफेक्ट होंगे कोई भी ट्रांजेक्शन का, या इफेक्ट के साथ साथ फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स डेटा होंगे, या कोई भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, उन सबको रिकॉर्ड जो किया जाएगा वो इसके रूप में किया जाएगा इन टर्म ऑफ मनी। ये याद रखना, कोई भी चीज़ रिकॉर्ड जो करी जाएगी, ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स। इंडिया के केस में क्या हो जाएगा, जैसे इंडिया में क्या है, रुपीज़ चलता है। अगर US के केस में चलेगा तो वो क्या होगा, डॉलर, ठीक है। दैट मीन्स करेंसी बेस पे चलेगा, कोई भी चीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे करेंसी बेस पे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल, एन एफिशिएंट डेडिकेटेड मैनेजर इज डेफिनेटली एन एसेट टू द बिजनेस, बट सिंस द मॉनेटरी मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल सो इट इज नॉट शोन इन द बुक। भाई अब कोई अगर एफिशिएंट मैनेजर है, वो बहुत डेडिकेटेड है, मगर उसको हम मॉनेटरी रेफरेंस को हम क्या कर सकते हैं, नहीं दिखा सकते, नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर थिंग। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, सपोज मिस्टर, ये जरा ध्यान से देखना, मिस्टर एक्स है, सपोज मिस्टर एक्स है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमने कहा मिस्टर एक्स के पास 20 एकड़ लैंड है, ठीक ना, 5
बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, 10 ट्रक्स हैं, और भी, और हम कहें कि उसके पास 1 लाख रुपीज़ और हैं, 1 लाख रुपीज़ कैश भी पड़ा है। अब एक चीज़ बताइए कि भाई हम इसको मॉनिटरी टर्म में कैसे लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई वीडियो देखेगा, जो वीडियो देख रहा है इसको कमेंट में पक्का देख लें, आप कमेंट में डालिए, ठीक है। अगर सिस्टमेटिकली अगर आपने देखा है, देखिए, जब हम बात करेंगे कोई भी ट्रांजेक्शन को हम कह रहे हैं मॉनिटरी टर्म पे मेजर करना है, तो हम यहाँ पर 20, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो 20 एकड़ लैंड तो लिखेंगे नहीं। अब उसमें अमाउंट कहाँ से आएगी, तो इसका मतलब अगर हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर दें, 20 एकड़ लैंड को, या 5 बिल्डिंग की कॉस्ट में कन्वर्ट कर दें, 10 ट्रक की कीमत क्या होगी, कैश तो 1 लाख है, सपोज इनको हम अगर कन्वर्ट कर दें, सपोज वो 20 एकड़ को हम लैंड में कन्वर्ट करते हैं 1 लाख रुपीज़, 5 बिल्डिंग की कीमत 20 लाख रुपीज़ सपोज, देन 10 ट्रक की 20 लाख, देन कैश हमारे पास ये है। तो इन सबको हम टोटल करेंगे तो ये करीब आपका जो भी होगा ना 50-60,000, 60 लाख ये बन जाएगी, जिसको हम क्या एसिड साइड में सोन कर सकते हैं, ये सब एसिड्स हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, जितने भी ट्रांजेक्शन है, ये ध्यान रखना, जो भी ट्रांजेक्शन होगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है उसको आपने मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस करना है। अगर मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं होता है तो वो क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो अप नहीं किया, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही कहता है कि सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर दैट शुड बी फॉलोड व्हाइल मेकिंग एनी अकाउंटिंग, दीज आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जब हम इस अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा जो मॉनिटरी फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर कई चीज़ों के लिए वो भी है, ड्रॉबैक भी है कि कोई कंपनी का या गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर रही है, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, या जो डिपार्टमेंट का या कोई बिज़नेस यूनिट की मार्केटिंग या सेलिंग पॉलिसी या प्रोसीजर्स हैं या उनका आइडियाज़ हैं, वो इसका इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, या हो सकता है कि जो कंपनी का बिज़नेस ओनर है उसकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसका इसका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता। जैसे इसमें हमने कहा कि भाई कोई डेडिकेटेड मैनेजर है, बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहा है, उस केस में भी क्या होगा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया, यहाँ पर वही चीज़ रिकॉर्ड की जाएगी जो कैश के रूप में या मनी के रूप में ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, देखिए, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट दैट मीन्स ये कहता है कि इट इज नेसेसरी टू नो द फ्रीक्वेंट इंटरवल्स हाउ लॉन्ग थिंग्स आर गोइंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर कि भाई हमको कोई भी चीज़ रेगुलर इंटरवल पे हमने क्या बनाना है कि कौन सी चीज़ कितने समय तक चलनी है। मेनली क्या होता है अकाउंटिंग, जैसे 2010 लिखा है, 2009 है, तो ईयरली मेनली क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, FY फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। तो दैट मीन्स एक अकाउंटिंग पीरियड है। या कई लोग क्यों है क्वार्टरली, जब हम कहते हैं कि RBI जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इशूज़ करता है, उस केस में क्या करता है, RBI अपने जितने भी अकाउंट मेंटेन करता होगा, जैसे वो 3 मंथ में निकालता है, बोलते हैं क्वार्टरली, ठीक है। अगर कोई 6 मंथ में अपने अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा बाई एनुअल। देन अगर फिर ईयरली होता है तो ईयरली 12 मंथ की बात होती, तो 12 मंथ पीरियड इज यूजुअली एडोप्टेड बाय फॉर दिस पर्पज। हमेशा याद रखना, मैक्सिमम केस में 99% केस में क्या होता है कि जो भी अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है वो 12 मंथ का ही माना जाता है। 12 मंथ पीरियड यूजुअली एडोप्टेड फॉर दिस पर्पज, सीधी सी बात है। द टाइम पीरियड इज ऑल्सो कोल्ड अकाउंटिंग पीरियड, इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, जो 12 महीने का होता है। जिस पीरियड में, जिस समय पे या जिस अवधि पे हम अकाउंट को मेंटेन करते हैं, उस केस में क्या होता है, ये चीज़ें बनाई जाती हैं, अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट कहने का मतलब है कि जो अकाउंटिंग रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि जो रेवेन्यू अर्न की जाएगी, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड ऑन द डे, जिस समय या जिस डे पे आपने कोई भी रेवेन्यू अर्न कर रखी है, अर्न करने का मतलब कमा रखी है, उसी डे पे ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले रिकॉर्ड कर दें उसके बाद, या कोई ट्रांजेक्शन उसके बाद हो रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसका बहुत लंबा इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम मान लें, जब भी कोई या कोई किसी डेट पे हम आज अगर हम मान लें 3 अगस्त है 3 अगस्त 2024 है, आज जो भी ट्रांजेक्शन होगी उससे हम अगर कोई चीज़ अर्न कर रहे हैं, उस अमाउंट से 10,000 रुपीज़ का हमने कोई सेल किया है, तो आज की डेट पे रिकॉर्ड होगा। मगर अगर ये चीज़ अर्न नहीं हुई है तो हमको रेवेन्यू कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है जब कोई चीज़ रियलाइज होती है। रियलाइज का मतलब है आगम, आगम का मतलब है रेवेन्यू जब हमारे पास आ जा चुकी होती है, तो उस केस में यही कहता है जब तक हमारे पास किसी पर्टिकुलर डेट पे कोई इनकम नहीं आ जाती है, तब तक हम उस चीज़ को क्या करते हैं, ऐड ऑन नहीं करते हैं। जैसे किसी भी अकाउंट में, अब जैसे मैंने कहा कि रेवेन्यू इज कंसर्न ऑन
ऑन द डे, जिस दिन अर्न की जाएगी उसी दिन को हम क्या करेंगे, जिस दिन अर्न की जाएगी रेवेन्यू उसी दिन उसको हम रियलाइज करेंगे, उसी दिन हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंडली, ट्रांसफर गुड्स टू कंज्यूमर इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल कंसिडर ऑफ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। दूसरा है कि भाई जो भी गुड्स को ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर्स इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। भाई वो प्रोडक्ट का कंसिडरेशन या ट्रांसफ़र तभी माना जाएगा जिस समय हमारे पास कोई वैल्यू या मनी के फॉर्म पे, क्योंकि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि पैसा आ जाए, उसी के बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र मानेंगे। ठीक है, X% से Y% में परचेज और सेल जो भी होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि दिस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन स्टॉपिंग बिजनेस फ्रॉम इन्फ्लेटिंग देयर प्रॉफिट। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट है, इससे चीज़ें महंगी नहीं होती हैं, क्योंकि जब तक आपके पास अकाउंट में रियलाइजेशन कंसेप्ट की हम बात जब हम करते हैं, ये कहता है कि जिस दिन आपके पास पैसा पैसा तब मिलता है जब आपके पास कोई आइटम पहुंच जाता है। इससे दो चीज़ें निकल के आती हैं कि भाई प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होती, अर्निंग कैपेसिटी अर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है एक, और जब तक कोई भी चीज़ का एक्सचेंज पूरा नहीं होता है तब तक ये ट्रांजेक्शन पूरा रेवेन्यू अर्न नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब हो गया, जब आपका ट्रांजेक्शन पूरा हो जाए, अर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, और उससे बाद आपको पैसा कंप्लीशन मिल जाए, तब क्या कहता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट जो है रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है, जिस डेट को पैसा प्राप्त होगा, जिस डेट को अर्निंग आएगी, उसी दिन को या उसी दिन से कंज्यूमर की जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस, दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को जिससे भी आपने खरीदा होगा उसको ट्रांसफर मानी जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, द अकाउंटेंट यूजुअली यूजेस डेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस डेट में ट्रांजेक्शन होगी, जिस देश में ट्रांजेक्शन होगी, कैश जहाँ रियलाइजेशन होगा, रियलाइज होगा रेवेन्यू के फॉर्म पे, उसी डेट में क्या होगा, ये कहता है कि रियलाइजेशन कंसेप्ट है। मान लिया जाए अगर आप कहते हैं 10,000 की आज सेल की, अगर आप एक महीने बाद आपको पैसा मिल रहा है, तो आप इसको 12,000 अगर इसकी मार्केट वैल्यू होगी, तो या 12,000 कोई प्रोडक्ट की उस समय मार्केट वैल्यू जाए, तो आप इस नए में कॉस्ट का रियलाइज नहीं करेंगे। जिस डेट में आपको पैसा मिला है उसी डेट में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा, अगर जब तक कोई ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होता है और अर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, तब तक हम क्या मानेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ओनरशिप जो है पूरी तरह से मालिक के पास ही रहेगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट में मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट है कि प्रॉफिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोपराइटर टू कीप द बिजनेस एक्टिविटीज। प्रोपराइटर के लिए प्रॉफिट ही सबसे इंपॉर्टेंट है मैच करना, कि बिजनेस में बिना प्रॉफिट के काम नहीं चल सकता है। अब मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि रेवेन्यू एंड देयर रिलेटेड एक्सपेंसेस इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, जो भी रेवेन्यू आप अर्न करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ध्यान रखना है, रेवेन्यू और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस सेम अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 रुपीज़ अर्न कर रखे हैं, आपके आप प्लस हुए, और एक्सपेंसेस आपने 20,000 दिखा दिए, इसमें से 10,000 रुपीज़ प्रीवियस ईयर के हैं। ऐसा नहीं चले, उसी सेम अकाउंटिंग ईयर पे ही हम हटाएंगे उसमें से जो खर्चे आपके हुए हैं। एक पर्पज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट इज टू अवॉइड मिस स्टेटिंग अर्निंग फॉर अ पीरियड। भाई इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि इस कंसेप्ट का कि भाई इसको क्यों लिया जाता है, कि ताकि अवॉइड कर सके कोई भी चीज़ मिस स्टेटिंग या कोई भी चीज़ को हम ज़्यादा, कोई भी प्रोडक्ट है, सॉरी कोई भी अकाउंट है या कोई भी डाटा, उसको हम एग्जरेट ना कर पाए, बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते। जो भी अर्निंग होगी इस पर्टिकुलर पीरियड में वही लिखनी। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में, वन बाय वन। बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसमें ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशंस मतलब होता है प्रथाएं जो चली आ रही हैं। ठीक है, अब ये प्रथाएं क्या हैं, थोड़ा एक एक करके हम बात करेंगे। इसको प्रथाएं बोलते हैं। सबसे पहली बात आती है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, किस चीज़ को लेकर कंसिस्टेंसी, इसके बारे में बात। देन कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, देन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, देन कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। ये चार हैं और चार के चार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लेना। आगे बात करेंगे। सबसे पहली बात आएगी कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक, क्या कहता है कंसिस्टेंसी के, अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग मेथड्स एंड पॉलिसी रिमेन द सेम फॉर फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एक अकाउंटिंग पीरियड में अगर कोई अकाउंट मेथड यूज कर रखा है वो सेम रहेगी आने वाले सालों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेथड्स और पॉलिसी जो रहेंगे रिमेन सेम रहेगी, ये याद रखना, ये रिमेन सेम रहेगी ओवर वन पीरियड टू अनदर पीरियड। याद रखना, एक साल मान लिया 2023 में आपने कोई मेथड यूज किया, सपोज डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं,
2024 में रिप्रेजेंट का वैल्यू ये SLM मेथड से, और इधर आपने WDV मेथड यूज कर लिया, या अकाउंटिंग में भी ऐसे कुछ ऐसे मेथड यूज कर लिए जो बात के लिए दिक्कत करेगी। इसका मतलब हो गया कंसिस्टेंसी। कहने का मतलब है आपको SLM मेथड यूज करेंगे तो आने वाले सालों के लिए भी आप SLM मेथड ही यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है कि सर्कमस्टेंसेस चेंजेस बिकम नेसेसरी टू चेंज शुड बी स्टेटेड क्लियरली। अगर कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, कोई ऐसी हालात बन जाते हैं जहाँ पर ये बहुत नेसेसरी हो जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए अर्ली। ये साफ साफ क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए अर्लियर दैट वी आर गोइंग टू चेंज द अकाउंटिंग मेथड्स आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक समय बाद हम अकाउंटिंग पीरियड इस मेथड से नहीं ऐसे करेंगे, या कोई ऐसे बैलेंस शीट बनाएंगे, या इस मेथड को यूज करना चाहेंगे या करने वाले हैं। ये चीज़ें पहले से मेंशन होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब एक ही मेथड लंबे समय तक यूज करेंगे, ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरेटिव स्टेटमेंट निकाल सकते, कंपेरेटिव निकाल सकते हैं, कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंपेरेटिव एनालिसिस हम किसी कंपनी की कंसिस्टेंसी या प्रॉफिटेबिलिटी को जज नहीं कर सकते, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लोज करना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल मतलब तो आप जानते हैं पूरा, डिस्क्लोज मतलब पूरी तरह से कोई भी जो सूचना या जानकारी को सबके सामने रखना, रिवील करना, वही आपका यहाँ पर कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहलाता है। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे और जो भी नोट्स बनाए जाएंगे वो क्या होंगे, और इन्फॉर्मेशन जो होगी जो रेलिवेंट है और मटेरियल है, और जो यूजर्स हैं उनके लिए बहुत ही सिंपली वे पे सबके सामने रेलिवेंटली प्रेजेंट करना पड़ेगा। याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या नोट्स शुड प्रेजेंट ऑल इन्फॉर्मेशन। जितने भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नोट्स आएंगे उनको, सारी इन्फॉर्मेशन को जो रेलिवेंट है एंड द मटेरियल टू द यूजर्स। अब यूजर्स क्या क्या मैंने बताया था, एक तो इंटरनल, पहले मैंने वीडियो में बताया इंटरनल यूजर्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। तो याद रखना, यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक है, गवर्नमेंट है। इंटरनल यूजर कंपनी के अंदर के जितने भी मैनेजमेंट में काम करता हूँ वो सारे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जितने भी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी है, या कोई भी रेशियोज है, कोई भी चीज़ की है, वो इन्फॉर्मेशन कोई भी हाइड नहीं कर सकते आप। फुल डिस्क्लोजर जो है वो जो है पूरी जानकारी जो है रिवील करना जरूरी है। रिवील मतलब सबके सामने लाना ओपनली, वो हाइड नहीं कर सकते हैं, हाइड नहीं करेंगे, या सारी इन्फॉर्मेशन को क्लोज करना है, सबके सामने डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अभी क्या होगा, सारी चीज़ों के बारे में अगर आपने ओपनली सबके सामने रख दिया तो इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की बढ़ती है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये याद रखना, इन्वेस्टर्स का जो बिलीव है, ट्रस्ट है, वो ज़्यादा बढ़ता है पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर। इसलिए डिस्क्लोजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर इसीलिए याद रखना कि जितने भी आप कोई भी मेथड को यूज़ करेंगे उसको सबके सामने डिस्क्लोज करना जरूरी है, कि भाई हमने, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण तरह से प्रकटीकरण। जो भी आप कोई भी प्रिंसिपल यूज करेंगे, फाइनेंशियली स्टेटमेंट बनाएंगे, पूरी ईमानदारी के साथ क्या करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होंगी या जो भी फैक्ट्स होंगे उसका प्रॉपरली और करेक्ट प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे और कोई भी फैक्ट्स को हाइड करेंगे, आने वाले समय में वो कंपनी के लिए बड़ी हेडेक बन सकती है। इसलिए कंपनी नहीं चाहती है कि कोई भी चीज़ को हाइड ऑफ किया जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म रूढ़िवादिता के सिद्धांत को लेकर बना है, कि भाई आप कोई भी चीज़ को क्या है, रूढ़िवादिता की प्रथा भी बोलते हैं इसको। रूढ़िवादिता कोई भी चीज़ को पुराने ओल्ड ट्रेडिशनल वे पे। अब क्या कहता है इसके अनुसार कि हम प्रॉफिट के बारे में ना सोचें, मगर जो भी नुकसान होगा उसका जो अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। यही कहता है सिंपल सा। भाई क्या कहता है कंजर्वेटिज्म, जो कहता है वो यही कहता है कि लॉसेज जो भी होंगे उनको क्या करना है, रिकॉर्डेड करना है जब वो एक्सपेक्टेड, व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू। अगर हम अगर ये मान के चले कि जैसे अर्थक्वेक आएगा, है अर्थक्वेक आएगा, या कोई पेंडेमिक आएगा जैसे कोरोना जैसा है, या ऐसी कोई चीज़ आएगी, फ्लड आ गया, तो बिजनेस पर्सन क्या करता है कि एक्सपेक्टेड मांगते हैं कि भाई आपने क्या करना है, उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो आपने सारे लॉसेस को रिकॉर्ड करना है। सेकेंडली, गेन्स आर ओनली रिकॉग्नाइज वंस दे आर सर्टेन टू हैपन व्हेन दे हैव अर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है। गेन्स मतलब जो भी प्रॉफिट है उसको आप तभी रिकॉर्ड करेंगे व्हेन दे आर अर्न, उसको जब हम अर्न कर चुके होंगे, पहले रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये ध्यान रखें, जब तक आपके पास पैसा पहुंच नहीं जाता है, आपके पास पैसा आपके खातों में, आपके हाथ में, जब तक बिजनेस ओनर के हाथ में नहीं पहुंच जाता है या बिजनेस अकाउंट में नहीं पहुंच जाता है, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड और अगला पॉइंट कहता है दिस इज डन टू एसेट्स एंड रेवेन्यू आर नॉट ओवर स्टेटेड मतलब बड़ा चढ़ा के एग्जीरेट करके नहीं लिख सकते हैं आप। याद इन चीज़ों को, एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू में लिखोगे। जो हमने कॉस्ट कंसेप्ट में भी पढ़ा था कि भाई 1 लाख की वैल्यू का आप 1,20,000 नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब आप क्या करेंगे, अर्न करेंगे, जब आप अर्न करेंगे तभी लिखेंगे, उससे ऊपर ओवर स्टेटेड नहीं लिख सकते, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते हैं। ओवर स्टेटेड का मतलब मोर देन इट्स एक्चुअल वैल्यू, मोर देन इट्स
एक्चुअल वैल्यू। सेकंड पॉइंट है लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस आर नॉट अंडरस्टैंडेड। जो भी आपके खर्चे हैं, लाइबिलिटीज हैं और एक्सपेंसेस को आप कम शो नहीं करेंगे, ठीक है, कम शो नहीं कर सकते हैं। जो एक्चुअल होगा वही शो करना पड़ेगा, याद है, क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फुल डिस्क्लोजर का टर्म पढ़ा था। फुल डिस्क्लोजर ये तो कहता है कि आपके जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेज हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उसको जैसे हैं वैसे ही दिखाने पड़ेंगे, आप कोई भी चीज़ हाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन में कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल अप्लाइंग कंजर्वेटिज्म, दैट मीन्स एक एग्जांपल दे रखा है कि भाई लॉसेस के बारे में, बिजनेस ओन्स इन्वेंटरी दैट वाज बॉट इतने का, इट हैज़ गॉन डाउन द वैल्यू, नाउ इट्स वर्थ इज 8,000। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, भाई 12,000 का माल था आपके पास स्टॉक में, 8,000 का नुकसान हो गया, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, 4,000 को जहाँ पर दिख रहा है देखो, 12,000 का बैलेंस शीट में था इन्वेंट्री, जो बैलेंस शीट जो है नॉन करंट एसेट में इन्वेंट्री 8,000 की, तो एक्सपेंसेस आपको कितने शो कर रखे हैं, स्टॉक विद इन द राइट ऑफ कितने का रखें, 4,000 के, ऐसा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, इसी का आगे है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का कैसे अप्लाई करना है। एग्जांपल ऑफ अप्लाइंग कंजर्वेटिज्म, गेन के केस में, प्रॉफिट के केस में क्या होगा, अ बिजनेस ओन्स अ बिल्डिंग, ओरिजिनल कॉस्ट जो है 5 लाख रुपए है, सपोज बिल्डिंग की कॉस्ट जो है 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपीज़, बट इट्स ग्रोथ इन प्रॉपर्टी मार्केट मिक्स मीन्स बिल्डिंग इज नाउ वैल्यू 6 लाख रुपीज़, सपोज वो 6 लाख रुपीज़ हो गई इफ वर्ड सोल्ड, अगर उसको हम बेचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, वही आपको दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या कहता है कि नो कंजर्वेटिज्म स्टेट दैट द गेन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल अ सर्टेन टू अकर व्हेन द बिल्डिंग इज सोल्ड। क्या रखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस में आपकी ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख की, बट द ग्रोथ इन द प्रॉपर्टी मीन्स बिल्डिंग इज नॉट वैल्यू ऑफ 6 लाख। इफ क्या रखा, अगर ये बेची जा चुकी होती है, जब तक ये जो ट्रांजेक्शन पूरा इवेंट अगर नहीं होगा, तो ये चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है, इसको आप एक बार जूम करके देख सकते हैं, पॉज करके फिर जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। देन एक फाइनल जो आ रहा है आपके पास, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, इसके बारे में बात करते हैं। दो ट्रांजेक्शन्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइटम्स आर सोन विच आर यूजफुल एंड मटेरियल फॉर द बिजनेस। उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को, उन्हीं सारी ट्रांजेक्शन्स को और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को और आइटम्स को टोन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, जो क्या होंगे, यूजफुल होंगे, विच आर यूजफुल एंड मटेरियल फॉर बिजनेस, जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है, उन्हीं को, उन्हीं ट्रांजेक्शन को, उन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, आइटम को बिजनेस में दिखाना पड़ेगा। अ फॉर्म नीड नॉट टू रिकॉर्ड इमेटीरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये इमेटीरियल एंड इनसिग्निफिकेंट आइटम, दो आप इनसिग्निफिकेंट आइटम को और इमेटीरियल को शो नहीं कर सकते या नहीं रिकॉर्ड कर सकते। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी XYZ लिमिटेड बॉट 6 months सप्लाई ऑफ स्टेशनरी वॉट 600 रुपीज, दिस अमाउंट इज सो स्मॉल और इमेटीरियल दैट इट कैन बी एक्सपेंडेड ऑफ इन द नेक्स्ट मंथ इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिंग इट 6 month। भाई सिंपल सी बात है, इतनी छोटी अमाउंट है, 6 महीने का आंकड़ा है, तो ये इनसिफिशियंट है। इस इन्फॉर्मेशन जो है, ये इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन है, इमेटीरियल है, जिसको हम शो नहीं करने चाहेंगे, इसको हम राइट ऑफ कर लेंगे आने वाले महीनों में, ठीक है। ये तो रहा अभी, ये तो हमारे वीडियो रहे, और इसके साथ साथ मैं आपकी हेल्प के लिए कुछ आइटम और ऐड ऑन कर दूंगा। अभी किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक, जो भी डाउट होंगे, एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए, और कोई भी क्वेश्चन होगा देन यू शुड आस्क टू मी, नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी होगी। और आप जब आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो कमेंट और लाइक पक्का करें, ठीक। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, एक चीज़ याद रखिए कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कई बार हमने डिस्कस कर रखी हैं, और भी आगे आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे। कोई भी आपके क्वेश्चन में क्वेरी है, आप बिल्कुल बेझिझक हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।